देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड काफी चल रहा था। हाँ सर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बताना है। हाइपोथैलेमस लास्ट टाइम कंप्लीट कर दिया। जी सर। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? जो डायंसेफ्लॉन एक पार्ट है, ठीक है, डायंसेफ्लॉन के रूफ फ्लोर पर क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, सॉरी वो पाइनियल। हाँ, स्फिनॉइड बोन जो होती है, स्फिनॉइड बोन सबको पता है ना, क्रेनियम की एक बोन है स्फिनॉइड, उसमें डिप्रेशन होता है, इकट्ठा होता है छोटा सा, उसको सेला टर्सिका बोलते हैं, उसमें ये लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ है? एंड डिप्रेशन ऑफ स्फिनॉइड बोन। सेला टर्सिका वो डिप्रेशन का नाम है जो स्फिनॉइड बोन में होता है, उसमें ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, और कनेक्ट कैसे होती है ये? हाइपोथैलेमस से स्टॉक के द्वारा। जैसे डायग्राम में बना है, ये हाइपोथैलेमस होंगे इस तरीके से एक, और यहाँ पर क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट, एंटीरियर और पोस्टीरियर। यहाँ ये क्या है? ये स्टॉक हो गया हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक के थ्रू ये कनेक्शन होता है। उस स्टॉक में क्या चीज होती है? दो चीजें होती हैं, एक तो पोर्टल सिस्टम मिलेगा देखने को आपको, इधर साइड में पोर्टल सिस्टम, इधर क्या है? डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन है, एंटीरियर पार्ट से पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्ट और पोस्टीरियर से डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन होता है। ठीक, अब हम लोगों को इसका हार्मोन देखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन मिलते हैं? तो इसके दो पार्ट, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पार्ट का पहले, एंटीरियर पार्ट, पहला हार्मोन का नाम क्या है? GN, ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलेंगे? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दूसरा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और क्या हो गया? ACTH। ठीक है, ACTH हो गया, और इसके बाद एक हार्मोन है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। और कौन सा हार्मोन है इसका? प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन। ठीक, इतना ही है ना? FSH इसका है, ये गोनेडोट्रोपिक में आपको आ जाएगा FSH एंड LH में आता है। ठीक है, इतने हार्मोन होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? मेन दो पार्ट है। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पार्ट को लीरो हाइपोफाइसिस। एक मिडिल पार्ट भी होता है, जैसे एंटीरियर पार्ट का नाम क्या है? पार्स डिस्टैलिस, मिडिल पार्ट का नाम पार्स इंटरमीडिएटा, और पोस्टीरियर पार्ट का नाम पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो क्योंकि अगर एक लाइन बुक में लिखा हुआ है कि एंटीरियर पार्ट जो है ह्यूमन में 3 पार्ट तो हैं टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन एंटीरियर और मिडिल फ्यूज होता है। एंटीरियर और मिडिल क्या है? फ्यूज है। ठीक है, तो जो पार्स डिस्टैलिस है उसी को आप क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट हम लोग बोलते हैं। मिडिल पार्ट जिसको पार्स इंटरमीडिएटा बोला जाता है, वो उसमें फ्यूज है। तो एक लाइन लिखिएगा, इसका दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस है। ठीक है, इसमें क्या चीज? इसमें दो पार्ट है इसमें। ठीक है, एक इसको बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, मतलब एंटीरियर पार्ट का दूसरा नाम क्या है? पार्स डिस्टैलिस है। और यहाँ एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि ह्यूमन में क्या होता है? पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिएटा फ्यूज रहता है किसके साथ? विथ पार्स डिस्टैलिस। मतलब
देखा जाए तो इसके तीन पार्ट हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर। ह्यूमन में एंटीरियर और मिडिल फ्यूज रहता है, ठीक है। एंटीरियर का नाम पार्ट्स डिस्टलिस हो गया, मिडिल का नाम पार्ट्स इंटरमीडिएटा हो गया, दोनों क्या है, फ्यूज है, इसलिए डिस्टलिस को ही हम लोग एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो हार्मोन है MSH, ये पार्ट्स इंटरमीडिएटा से बनता है। कहाँ से बनता है? फ्रॉम पार्ट्स इंटरमीडिएटा। ठीक है, यहाँ से बनेगा। बाकी सब पार्ट्स डिस्टलिस के अपने हार्मोन हैं। समझ में आ रहा है? अब इनमें एक एक करके सबको डिटेल समझनी है। पोस्टीरियर पार्ट कैसा देखेंगे सर जी? लोकेशन के साथ बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। बता रहे हैं, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ आप लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट हो गया? 3 पार्ट में होता है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। एंटीरियर पार्ट का दूसरा नाम पार्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, पार्ट्स डिस्टलिस हो गया, और मिडिल का है पार्ट्स इंटरमीडिएटा, ठीक है। और इसका क्या है? पार्ट्स नर्वोसा, नर्वोसा, सबके अलग अलग नाम, दूसरा नाम। ह्यूमन में ये दोनों पार्ट क्या है? पार्ट्स इंटरमीडिएटा, एंटीरियर के साथ फ्यूज रहता है, इसलिए एंटीरियर पार्ट को, मिडिल पार्ट को हम इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि वो एंटीरियर के साथ जुड़ा हुआ है। मेन पार्ट कौन सा है? इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आया? ह्यूमन की बात, ठीक है। समझ में आया? पोस्टीरियर पार्ट जो है उसका नाम पार्ट्स नर्वोसा है या न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसका अपना कोई हार्मोन नहीं है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में हार्मोन बनता भी है और रिलीज भी होता है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट में हार्मोन कोई बनता नहीं है। इट ओनली स्टोर द हार्मोन एंड रिलीज द हार्मोन। ये केवल पोस्टीरियर पार्ट क्या करता है? लिखेंगे ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट ऐसा है जो कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है? कौन सी एंडोक्राइन पार्ट ऐसा है कोई हार्मोन बनाता ही नहीं है? तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, ये कोई हार्मोन नहीं बनाता, केवल स्टोर करता है और रिलीज। तो इसमें हार्मोन कहाँ से बन के आता है? ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है, समझ रहे हैं ना? हाइपोथैलेमस से हार्मोन पोस्टीरियर पार्ट में बन करके आएगा और वो उसको स्टोर करेगा और रिलीज कराएगा। एंटीरियर पार्ट अपना खुद हार्मोन बनाता है, समझ रहे हैं ना? जी सर। कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? वैसोप्रेसिन हो गया, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक। इसका दूसरा नाम पिट्रेसिन बोलते हैं, पिट्रेसिन बोला जाता है वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम। एक नाम और है इसका, बताइए वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम? क्या नाम है इसका? ADH, ADH ये तो है, ठीक है। इसका एक नाम और है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, समझ में आया? ADH का। अब हमको एक एक करके समझना है कि ये जो हार्मोन है अगर ये कम सीक्रेट होंगे या इनका क्या काम होता है, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखिएगा, ग्रोथ हार्मोन। मेन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन ये हो गया, ये इसका फंक्शन कहेंगे क्या होता है? तो पूरी बॉडी में ग्रोथ कराता है, ठीक है। क्या फंक्शन हुआ? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका फंक्शन हुआ ग्रोथ, हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा, ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन कम हो रहा है और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, कम कब होगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड इनएक्टिव रहेगी थोड़ा सा, तो ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगी तो ज्यादा बनेगा। तो समस्या क्या क्रिएट होगी? तो देखिए, अगर ये ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड से, चिल्ड्रंस में अगर इसका सिक्रीशन कम हो रहा है, एक होता है चाइल्डहुड कंडीशन, एक होता है एडल्टहुड। एडल्ट में अगर आपकी अवस्था में इस समय सिक्रीशन कम हो रहा है तो
अलग सिम्टम होगा, चाइल्डहुड अवस्था में होता है तो सिम्टम अलग समस्या होती है। ठीक है, तो ये चाइल्डहुड पहला देखेंगे इन चाइल्डहुड और दूसरा केस क्या है इन एडल्टहुड। समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, अगर बचपन से ही इसका सिक्रीशन कम हो रहा है, चाइल्डहुड अवस्था में, बाल्यावस्था में इसको बोलते हैं, और उसके बाद अगर एडल्ट अवस्था में सिक्रीशन कम हो रहा है तो अलग है। ठीक है, चाइल्डहुड में होगा सिक्रीशन कम तो डॉर्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉर्फिज्म। पर्सन क्या हो जाएगा? बोना हो जाएगा। और अगर एडल्ट में सिक्रीशन है तो इसके लिए क्या बोलते हैं? साइमंड्स डिजीज। क्या बोलते हैं? साइमंड्स डिजीज। ये तो आपको पता है कि डॉर्फिज्म का सिम्टम क्या है? हाइट कम हो जाती है, बोना हो जाता है पर्सन। ठीक है, साइमंड्स डिजीज का सिम्टम क्या है? प्रीमेच्योर एजिंग। ठीक है, प्रीमेच्योर मतलब एडल्ट कंडीशन में अगर आपकी अवस्था में इस एज में सिक्रीशन घट जाए पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का, तो यंग कंडीशन में ही पर्सन ओल्ड नजर आता है, प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है। एजिंग का मतलब होता है एक समय के बाद एजिंग होती है ना, वृद्धावस्था आती है। प्रीमेच्योर का मतलब अर्ली एज में एजिंग, मतलब एडल्ट कंडीशन में ही ओल्ड के सिम्टम आने लग जाते हैं, बुढ़ापा बहुत पहले ही आ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसका सिम्टम क्या है? प्रीमेच्योर एजिंग। यंग कंडीशन में पर्सन ओल्ड दिखाई देगा। और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर बढ़ता है तो वही सेम चीज चाइल्डहुड में बढ़ेगा, चाइल्डहुड और एडल्टहुड में। चाइल्डहुड में अगर सिक्रीशन बढ़ गया तो जाइजेंटिज्म। ठीक है, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जाइजेंटिज्म। ठीक, एक्सेसिव हाइट बढ़ जाएगी और इसमें होगा एक्टोमेगैली। क्या होता है इसमें? एक्टोमेगैली। एक्टोमेगैली क्या होता है किसी को पता है? गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। चेहरा जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे लंबा हो जाएगा और फेस एकदम गोरिल्ला की तरीके से दिखाई देगा, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये ग्रोथ हार्मोन का। दूसरा हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। सेकंड हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक। हालांकि इसको आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पर? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या फंक्शन क्या होता है? ये गोनेड्स को स्टिमुलेट कराते हैं। गोनेड्स हमारे टेस्टिस और ओवरी, उनके ऊपर जाकर के वर्क करेंगे और वहां से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, टेस्टिस से हार्मोन कौन सा बनता है? टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेगा। ठीक है, उसके सिक्रीशन को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। समझ में आया? तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किस पर वर्क करते हैं? वर्क ऑन गोनेड्स। ये गोनेड्स पर वर्क करेंगे। इनका एग्जाम्पल क्या है इसमें FSH है और LH दो हार्मोन। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये पढ़ चुके हैं सब लोग, इसको पढ़ लिया अच्छे से, हटा दें इसको, छोड़ते हैं, कोई समस्या नहीं है ना? हमको सभी हाँ, आप सब बताइए, इसको बताएं, आप छोड़ दें इसको ना। क्यों? पढ़ तो लिए ही ना, इसलिए हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको और कोई समस्या तो बताइए इसमें, या तो रिवाइज करा दें लगी तो। FSH क्या करेगा? देखिए, मेल में अगर इन मेल में FSH क्या करता है? फॉलिकल को रिलीज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हालांकि फॉलिकल फीमेल में बनता है। ठीक है, मेल में ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेंटेन कराएगा। ठीक है, सर्टोली सेल इसको आप बोलते हैं, प्रोटेक्शन। सर्टोली सेल को मेंटेन कराता है। सर्टोली सेल नर्स सेल होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? मेल में FSH वर्क करता है ऑन सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल का फंक्शन नरिशमेंट देना किसको? स्पर्म। ठीक है, और LH जो होता है, LH को हम लोग ICSH बोलते हैं। मेल में LH को क्या बोला
ये किस सेल को अफेक्ट करता है? इंटरस्टाइशियल सेल। ये काम करेगा ऑन इंटरस्टाइशियल सेल। इससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन जानते हैं क्या काम होता है? स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करता है। और मेल में टोटल प्यूबर्टी के जो कैरेक्टर आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन रखना और स्पर्म का फॉर्मेशन इंड्यूस कराना, ये टेस्टोस्टेरोन का वर्क होता है। समझा? ये सर्टोली सेल पर वर्क करेगा। सर्टोली सेल स्पर्म बनते समय केवल काम करते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन में वो नरिशमेंट देती है स्पर्म को, लेकिन इसका काम बहुत वाइड है। ये प्यूबर्टी से ही इसका वर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हालांकि प्यूबर्टी पर स्पर्म भी बनना चालू हो जाते हैं, तो इसका ही वर्क है वहाँ पर, ठीक। दोनों का अलग अलग वर्क हो गया। फीमेल में देखेंगे, फीमेल में FSH फॉलिकल को डेवलप कराता है। ओवरियन फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी फिर ग्रेजुअल फॉलिकल बनता है ना, पूरे फॉलिकल को डेवलप कराएगा। फॉलिकल डेवलप करेगा तो ओवम जो है उस साइड क्या बंद रहता है उसमें, उस साइड को डेवलप कराता है। प्राइमरी उस साइड, सेकेंडरी उस साइड, समझ में आया? टर्शियरी साइड नहीं होता। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराता है। आप कह सकते हैं ओवा को डेवलप कराने में मदद करता है, ओवा के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। और LH का काम क्या होता है? LH का काम है ओवा को रिलीज कराना। ग्रेफिन फॉलिकल से जब रैप्चर होता है, ओवा रिलीज होता है, तो उसमें किसका रोल है? LH का रोल होता है, ठीक है। तो ये रिलीज ऑफ ओवम। सेकेंडरी साइड बोलते हैं। आप अगर ओवम कहेंगे कि ओवरी से ओवम नहीं निकलता है, ओवरी से सेकेंडरी साइड, क्योंकि कंप्लीट ओवम बनता है कब? जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जंक्शन पर जाकर के, तब जाकर कंप्लीट ओवम बनता है। प्रेगनेंसी में सर्दी LH नहीं सिक्रीट होता, LH नहीं सिक्रीट होता। प्रेगनेंसी में LH नहीं, प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी होती है तो FSH का सिक्रीशन घट जाता है। जितने गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हैं, FSH है और LH है, इनका सिक्रीशन घट जाएगा, समझ रहे ना? क्योंकि प्रेगनेंसी में दोबारा नया ओवम डेवलप नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है उतने दिन तक, ठीक है। तीसरा हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन मिल्क का फॉर्मेशन कराना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। आपके बुक में एक लाइन और लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ मैमेरी ग्लैंड, ठीक है। मैमेरी ग्लैंड को पढ़िएगा, लिखा डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट में मेन हार्मोन कौन सा है बताएगा? इसके अलावा मैमेरी ग्लैंड को डेवलप कराने में एक हार्मोन है जो कि मेन है, एस्ट्रोजन हार्मोन। फीमेल का हार्मोन है ना एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमेशा बनेगा, प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी टाइम पर बनेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन पूरा ओवरऑल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कराता है। रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के, यूट्रस है, उसको डेवलप कराएगा, मैमेरी ग्लैंड को डेवलप कराएगा, समझ में आया? तो मैमेरी ग्लैंड का डेवलपमेंट आगे लिख लीजिएगा, ऑल्सो बाय, इससे होता है एस्ट्रोजन से भी होता है, जो कि मेन हार्मोन भी यही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा, मिल्क इजेक्ट नहीं कराएगा। मिल्क का इजेक्शन किससे होता है? ऑक्सीटोसिन से। ये हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PRL या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, या दूसरा नाम है इसका ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। अगला हार्मोन TSH। TSH का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से लग रहा है किसको स्टिमुलेट कराएगा? थायराइड ग्लैंड। जिसको स्टिमुलेट कराएगा ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। किसके लिए स्टिमुलेट कराएगा बताइए? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा थायरोक्सिन रिलीज कराने के लिए। थायराइड ग्लैंड से जो जो हार्मोन बनते हैं
थायरॉक्सिन बनता है, क्या बनता है, एक हार्मोन बनता है कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन, तो उसका सिक्रीशन बढ़ाएगा। अगर TSH कम हो गया तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगी प्रॉपर्ली और उससे हार्मोन कम बनेगा। समझ में आ रहा है? उसको स्टिमुलेट कराता है TSH। अगला हार्मोन कौन सा, 5 नंबर ACTH। ACTH का फुल फॉर्म एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक, ठीक है, हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ पर करता है, एड्रिनल ग्लैंड पर। उसके किस हिस्से पर, एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला, ये कॉर्टेक्स पर वर्क करता है, ठीक है। लिखेंगे स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन बनते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उनके सिक्रीशन, कॉर्टिसोल हो गया, समझ में आ गया, उनके सिक्रीशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट कराएगा, ACTH। अब कौन सा बच्चा लास्ट में, MSH। MSH किसका हार्मोन है, पार्ट्स इंटरमीडिएट का, मिडिल पार्ट का हार्मोन है, ठीक है, हालांकि मिडिल पार्ट एंटीरियर पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको स्टिमुलेट कराएगा, ये मेलानोसाइट को। मेलानोसाइट का मतलब स्किन में सेल्स होती हैं जो मेलानिन बनाती हैं, उनको बोलते हैं मेलानोसाइट सेल्स। तो ये स्किन में किसको अफेक्ट करेगा, मेलानोसाइट सेल्स को, किसके लिए, मेलानिन प्रोडक्शन के लिए। और मेलानिन जानते हैं क्या करता है, स्किन का कलर देता है। और कोई काम होता है मेलानिन का, कलर ही देता है केवल, क्या? अच्छा, मेलानिन का ब्राइट सनलाइट में मेलानिन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा सनलाइट, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जो डार्क स्किन वाले पर्सन होते हैं उनको एहसास गर्मी का कम होता है, क्योंकि उनकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा है। धूप में उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा सनलाइट को उनकी स्किन ऊपर की लेयर में ही एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर डीप टिश्यू में सनलाइट का इफेक्ट नहीं आता, समझ रहे हैं ना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद कौन सा पढ़ना है, पोस्टीरियर पार्ट के बारे में। और पोस्टीरियर में कौन सा है, वैसोप्रेसिन, ठीक है, इसका दूसरा नाम ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ पर, पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर पार्ट। क्या काम होता है इस हार्मोन का, ADH का, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। बताया था आपको किडनी पढ़ाते समय, ठीक है, क्या करेगा ये, रीअब्जॉर्प्शन। सर जी, हाँ बताइए, ये पोस्टीरियर पार्ट तो बताओगे कि नहीं, खाली लेता पास लेकर ट्रांसफर करता है। हाँ, मैंने लिखा दिया ना कि पोस्टीरियर पार्ट केवल स्टोर करेगा हार्मोन का, हाइपोथैलेमस से हार्मोन बन के आएगा और उसको स्टोर करके रिलीज भी कराएगा, बनाता नहीं करता हार्मोन। ये हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम DCT ऑफ नेफ्रॉन, ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बताइए, अगर ये वैसोप्रेसिन कम बनेगा, वैसोप्रेसिन अगर क्या हो गया, लो हो गया, और एक कंडीशन है वैसोप्रेसिन हाई बन रहा है, ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से कम बन रहा, तब क्या होगा, अगर कम बनेगा तो क्या सिम्टम आएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में नहीं होगा, ब्लड कम होगा, डाययूरेसिस हो जाएगी, पॉलीयूरिया उसी को बोलते हैं, बार बार यूरिन होगा, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, 1.5 लीटर यूरिन बनता पर डे, से कहीं ज़्यादा बनेगा यूरिन, क्योंकि वाटर ज़्यादा बढ़ गया यूरिन में, ठीक है। वाटर बॉडी में खिंच नहीं रहा, कहाँ जाएगा वाटर, एक्सेस यूरिन में जाएगा, ठीक है। तो से क्या होगा, डाययूरेसिस होगी, डाययूरेसिस जी को आपका पॉलीयूरिया,
पॉलीयूरिया क्या है? ऐसा नहीं, पॉलीयूरिया का मतलब ये नहीं कि यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ना, नहीं। पॉलीयूरिया का मतलब यूरिनेशन। अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? पॉलीयूरिया। यूरिन एकदम नहीं बन रहा है, एनयूरिया। एकदम यूरिन नहीं बन रहा है, एनयूरिया का होगा। ठीक है, हाई होगा तो क्या होगा? तो यूरिन आउटपुट घट जाएगा। नॉर्मल जो यूरिन बनता है 1.5 लीटर, उससे यूरिन कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं ऑलिगोयूरिया। ठीक है, ऑलिगोयूरिया कंडीशन, ऑलिगोयूरिया। लेकिन इससे एक समस्या बॉडी में क्रिएट होगा। यूरिन तो कंसंट्रेट हो गया, एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में ब्लड में चला गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, क्या करेगा? बीपी बढ़ जाएगा। समझ रहे ना? वाटर कहाँ गया? बॉडी में ज़्यादा चला गया वापस, तो इससे प्रॉब्लम आएगी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ। इसको बोलते हैं मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। ठीक, ये मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मिल्क को इंजेक्ट कराता है, इसका दूसरा फंक्शन कहाँ होता है? यूट्रस पर होता है। ठीक है, बट फीटस को इंजेक्ट कराना है, फीटस इंजेक्शन मैकेनिज्म जो होती है उसमें इसी का रोल है। ठीक है, इम्प्लांट। हाँ, तो मिल्क को इंजेक्ट कराएगा। ये मिल्क इंजेक्ट होता है इससे मैमरी ग्लैंड से। कैसे इंजेक्ट होता है? केवल एक ही काम करता है कि वाइड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर देगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फास्ट कर देता है जहाँ पर ये वर्क करता है। समझ में है? मेमोरी ग्लैंड में जो लोब्यूल्स होती हैं, मेमोरी लोब्यूल्स जिसमें मिल्क स्टोर रहता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फास्ट कर देगा तो मिल्क इजेक्ट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये बर्थ के समय, ठीक है, फीटस को इजेक्ट कराता है, फीटस इजेक्शन, मतलब बर्थ के टाइम पर इसका रोल। ठीक है, पार्टोरेशन जिस पीरियड टर्म यूज करते हैं, पार्टोरेशन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड कॉल्ड पार्टोरेशन। ठीक है, उसमें यूज होता है। वहाँ क्या काम करेगा? ये जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस को जाकर के वर्क करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फास्ट कर देगा। इसीलिए जब बर्थ होती है चाइल्ड की, तो अगर बर्थ आसान नहीं हो रही, कोई समस्या हो रही है, तो डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? अब ये पहले इस इंजेक्शन को एनिमल्स में ज़्यादा मिल्क को रिलीज कराने के लिए यूज करते थे। ठीक है, बहुत सस्ता 2 या 3 रुपए की कॉस्ट आती थी आज के 10 साल पहले। तो इसको क्या करते थे लोग? मिल्क में एनिमल्स में लगा दिया, कावा फैलो में, और बहुत ज़्यादा मिल्क इंजेक्ट करा लिया। लेकिन इसका ड्रॉबैक है ये बहुत ज़्यादा हार्म करता था वहाँ जाकर के, इसलिए इस इंजेक्शन को उनके लिए बैन कर दिया गया। एनिमल्स में से हम जबरदस्ती मिल्क को इंजेक्ट नहीं कराते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। ह्यूमन से सर अभी उस टाइम पे कराते होंगे। ह्यूमन के में केवल डिलीवरी ऑफ चाइल्ड में यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल अगर यूज करना है तो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। नेचुरल केस में तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इंजेक्ट कराता ही है, और नेचुरल केस में बर्थ भी कराता है। लेकिन बर्थ आसान नहीं हो रही है, अगर समस्या हो रही है तो बाहर से इसको इंजेक्ट कराया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। अगला ग्लैंड कौन सा है? पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया। पाइनियल ग्लैंड कहाँ है? ये ब्रेन में होती है। ब्रेन में किस जगह है? जो डायंसिक्लोन आपने पढ़ा था, डायंसिक्लोन के ऊपर का जो रूफ है, इसका जो क्या है रूफ, उसको आप क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के साथ लगी हुई ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस, बीच का थैलेमस, एपिथैलेमस के पास में। बुक में कुछ और लिखा है। बुक में लिखा है इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। अब ऐसे समझ लीजिए, देखिए फोर ब्रेन कहाँ है? ब्रेन का ऊपर का हिस्सा क्या है? फोर ब्रेन, बीच में क्या है? मिड ब्रेन, नीचे क्या है? एंड ब्रेन। फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड, डॉर्सल का मतलब उसके ऊपरी हिस्से में। जैसे फोर ब्रेन बहुत बड़ा पार्ट है ना, आप फोर ब्रेन में जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि 2 हेमिस्फीयर होते हैं ना, 2 हेमिस्फीयर हैं, और दोनों हेमिस्फीयर आपस में कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए हैं। नीचे कनेक्शन है, कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे है ये।
ठीक है। तो उसके बाद क्या है, डायंसेफ्लोन आता है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे है। तो कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे का मतलब फोरब्रेन का ऊपरी हिस्सा है। डायंसेफ्लोन फोरब्रेन का निचला हिस्सा है, समझ आया। वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड का मतलब ऊपर वाली साइड। तो कॉर्पस कैलोसम के नीचे इसकी लोकेशन जो बुक में लिखी गई है, ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ फोरब्रेन की डॉर्सल साइड पर है, सरफेस पर, ठीक है। और एक्सेंट लिखेंगे तो बिलो कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के बिलो। और ज्यादा एट कहाँ पर, एपिथैलेमस, जहाँ एपिथैलेमस है वही लगा हुआ, ठीक है, एट एपिथैलेमस। समझ में आ गया। पाइनल ग्लैंड पाइनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर पाइन कोन की तरीके से होती है। पाइनस का जो कोन होता है ना, पाइनस साइकस पढ़े हैं ना, तो पाइनस में जो कोन बनता है उसकी तरीके से कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए पाइनल ग्लैंड है। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी है, लाइक पाइनस कोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन बनता है इससे, हार्मोन मेलाटोनिन है, हार्मोन मेलाटोनिन। मेलानिन और मेलाटोनिन में डिफरेंस है। मेलानिन कोई हार्मोन नहीं है, मेलानिन एक पिगमेंट है, स्किन में बनता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन का नाम है, ठीक है। इस हार्मोन के कई फंक्शन, लेकिन जो मेन फंक्शन क्या है, स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करना। उसके कई नाम हैं, सर्केडियन रिदम बोलते हैं, 24 आवर रिदम साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या चीज कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्लीप अवेक साइकिल, ठीक है। इसको बोलते हैं 24 आवर रिदम साइकिल या और सर्केडियन रिदम। सोने और जगने का जो टाइम होता है, ठीक है, उसको ही कंट्रोल कराता है कि आप कितने बजे, होता क्या है ना कि आँख सुबह 5 बजे खुल जाती है, 6 बजे खुल जाती है, तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। 24 आवर की जो साइकिल है पूरी, ठीक है, स्लीप और अवेक साइकिल, ठीक है, सर्केडियन रिदम बोलते हैं। सर कितना घंटा सोना चाहिए? हाँ, वैसे कितना घंटा सोना चाहिए? वैसे तो सोना चाहिए कम से कम 6 घंटे, और बहुत ज़्यादा भी, ठीक है, ऑन एवरेज 6 से 6 घंटे, बहुत कम। 4 घंटे अगर आप सो रहे हैं, 4.5 घंटे तो नुकसान रहेगा। दिन में सो लीजिए तो ठीक है, रात में 4.5 घंटा, अदरवाइज वो कम, ठीक है। अगर दिन भर नहीं सो रहे हैं, कम से कम 5.5 से 6 घंटे, 6 घंटे नींद दे लीजिए, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, स्किन में पिगमेंटेशन को इंड्यूस कराता है। पिगमेंटेशन का मतलब कलर, ठीक है। तो स्किन पिगमेंटेशन कैसे, इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने का तरीका, मेलानिन आपने पढ़ा ना, मेलानिन क्या करता है, पिगमेंटेशन कराता है। तो मेलाटोनिन भी पिगमेंटेशन से याद रखिएगा, हालांकि वो पिगमेंट है, ये हार्मोन है, ठीक है। तो मेलानिन के साथ में ये हार्मोन पिगमेंटेशन को इंड्यूस कराएगा। अगला है मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। डिफेंस में हेल्प है, इन्वॉल्व इन डिफेंस। हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें भी ये इसका रोल, लेकिन मेन काम इसका ये वाला, ठीक है। पाइनल ग्लैंड के बाद अगली ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्लैंड, ठीक। बता दें इसको। तो देखिए थायराइड बताइए कहाँ लोकेटेड होती है, ट्रैकिया, ठीक है। जो आपका साउंड बॉक्स है, लैरिंक्स के और नीचे ट्रैकिया पर लोकेटेड, जैसे ट्रैकिया है, ठीक है, विंड पाइप इस पर ऐसे लगेगी थायराइड, समझ में आया। तो कहाँ लोकेटेड है, एट ट्रैकिया। कितनी लोब्स होती हैं, 2। कितनी लोब है इसमें, 2। जो बच्चों का टाई होता है इस तरीके से, ये वाला देखिए सेम,
एक लोब ये है, एक लोब ये है। बीच में कनेक्शन देख रहे हैं, इसको इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस। ऐसे लगा होता, हाफ पार्ट इधर है, हाफ इधर, ये ट्रैकिया हो गया, बीच में कनेक्शन है ये वाला, ये ट्रैकिया देखिए अगर बनाएंगे ट्रैकिया ये हो गया। इतने कनेक्शन को क्या बोलते हैं? ये इस्थमस है। ठीक है, तो बाइलोब है ये, बाइलोब, ठीक। और बोथ लोब्स कैसे कनेक्ट होती हैं? कनेक्टेड बाय इस्थमस। इस्थमस एक जगह आपने और पढ़ा था, फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है। ठीक है, इस्थमस होता है। इलोकेशन हो गया थायराइड ग्लैंड का। अब थायराइड ग्लैंड में क्या क्या सेल्स होती हैं, कौन कौन सी सेल होती हैं और कौन कौन सा हार्मोन बनता है। ठीक है, तो अगर थायराइड ग्लैंड को कहीं से भी कट करेंगे तो आपको उसमें क्या क्या दिखाई देगा। इसके पार्ट में, इसमें दो तरीके के पार्ट नजर आते हैं। एक है फॉलिक्यूलर सेल्स नजर आएंगे आपको इसमें, और स्ट्रोमा नजर आएगा। ठीक है, अगर डायग्राम देखिए तो इतना ये देखिए कट किया गया सेक्शन है इसका थायराइड ग्लैंड को इंटरनल स्ट्रक्चर में। आप देखिए यहाँ पर ये जो है इस तरीके की फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। ये सब क्या है? फॉलिक्यूलर सेल्स। ये फॉलिकल है। फॉलिकल किससे बनता है? जिस सेल से बनेगा उसको फॉलिकुलर सेल्स बोलेंगे। ये छोटी छोटी सेल्स बनाई गई हैं, ये फॉलिकुलर सेल है, ये अपने आप में फॉलिकल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? फॉलिकल है। फॉलिकुलर सेल्स ये हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, लिखेंगे फॉलिकल्स है। कैसे बनेगा? मेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। कुछ अलग सेल्स होती है, छोटा छोटा आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? पैराफॉलिकुलर सेल। इसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल से भी छोटी होती है। लिक्विड पार्ट क्या है इसका? स्ट्रोमा हो गया। ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन बनता है? फॉलिकुलर सेल्स में एक नॉर्मल फॉलिकुलर सेल होगा और एक पैराफॉलिकुलर, दो कैटेगरी का होता है। ज्यादातर आपको ये है पैराफॉलिकुलर। ठीक है, ये भी फॉलिकुलर है, ये भी है, ये नॉर्मल फॉलिकुलर है, ये पैराफॉलिकुलर। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं कि एक फॉलिकुलर में आपको एक स्पेशल दिखाई देगा, ऑल्सो पैराफॉलिकुलर भी दिखेगा। फॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर, ठीक, बुक में केवल इसी का जिक्र किया गया है। अब इससे हार्मोन देखिए कौन कौन सा बनता है। इससे हार्मोन कौन सा बनेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, सॉरी T3, दो हार्मोन बनेंगे, T3 बनेगा और T4 बनेगा। T3 का पूरा नाम ट्राईआइडोथायरोनिन। ये क्या है? टेट्राआइडोथायरोनिन। ये है ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, ट्राईआइडोथायरोनिन, इसको क्या बोलते हैं? टेट्राआइडोथायरोनिन, थायरोनिन हो गया। T4 मतलब इनको बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। इसका दूसरा नाम थायरॉक्सिन है। जो आप थायरॉक्सिन बोलते हैं वो टेट्राआइडोथायरोनिन होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की जो रिपोर्ट देखिए, थायराइड की रिपोर्ट, उसमें TSH लिखा रहता है कि कितना TSH बना, कितना T4 बना। ठीक है, ये सबकी रिपोर्ट में आता है। तो ये दोनों हार्मोन कैसे हैं? ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। आयोडीन नेसेसरी है इनको बनाने के लिए। पैराफॉलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन बनता है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, इसका दूसरा नाम थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं इसको? थायरोकैल्सिटोनिन। कुछ अलग नहीं है। थायरो क्यों लगा दिया गया? क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से बनता है, इसलिए थायरोकैल्सिटोनिन हो गया। ठीक है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये नॉन आयोडीन हार्मोन है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से बनने वाला ऐसा हार्मोन जिसको बनाने के लिए आयोडीन नेसेसरी नहीं है, नॉन आयोडीन। ठीक है, इसके लिए आयोडीन। स्ट्रोमा क्या है? लिक्विड पार्ट।
अब हमको समझना है कि ये सब हार्मोन क्या करते हैं, थायरॉक्सिन क्या करता है और वो क्या करता है, दो हार्मोन समझते हैं। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिएगा, आयोडीन, आयोडीन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ D3 एंड D4, आयोडीन जरूरी है। ठीक है, यस सर। अब दो केस समझ लीजिए, एक है हाइपोथायराइडिज्म और एक है हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, देखिएगा हाइपोथायराइडिज्म, थायरॉइडिज्म, इसका मतलब क्या है, अगर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन कम बन रहा है या थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही है प्रॉपर्ली, तो हार्मोन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा आप थायरॉक्सिन का फंक्शन जान लीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, T3 या T4 हार्मोन, मेन क्या है, T4 क्या काम करता है बताइए। पहला फंक्शन कंट्रोल बीएमआर, बीएमआर समझते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चलती है, मेटाबॉलिज्म तीन प्रकार की होती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म। कहीं कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कहीं टूटेगा, कहीं प्रोटीन बनेगा तो कहीं टूटेगा। ठीक है, लिपिड बनेगा, ब्रेकडाउन करेगा। ठीक, मेटाबॉलिज्म उसी को बोलते हैं ना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसके टाइप हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये लाइन बुक में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कराएगा, तीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डीएमआर। दूसरा काम क्या होता है थायरॉक्सिन का, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का बनाना। ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन करना, मतलब अगर थायरॉक्सिन कम बन रहा है तो आप बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला फंक्शन सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन करना। सेल डिवीजन तो हो गया, अगर ये कम पड़ गया तो सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, नया टिश्यू नहीं बनेगा। ठीक है, और फंक्शन इसके अलावा क्या लिखा, हार्ट रेट का बढ़ना, हार्ट रेट को रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब इसको हार्ट बीट को बढ़ाता है। ठीक है, इसके फंक्शन। अगर यदि थायरॉक्सिन कम बनेगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। समझ रहे ना, सब कुछ कम हो जाएगा। तो हाइपोथायराइडिज्म का केस, समस्या जब आती है, चिल्ड्रन में अलग केस है और एडल्ट में अलग केस है। समझ में आया, अगर ये चिल्ड्रन में होगा, अगर बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म हो जा रही है, थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जा रहा है, एक समस्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। क्या है वो, क्रिटिनिज्म। अब थोड़ा क्रिटिनिज्म का सिम्टम जान लीजिए। ये कुपोषित बच्चे होते हैं, समझ में आ रहा है, कुपोषित बच्चे हैं। क्रिटिनिज्म का सिम्टम क्या है, शरीर विकास में हड्डियाँ पसलियाँ दिखेंगी, मतलब शरीर में विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका सिम्टम क्या होगा क्रिटिनिज्म का, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। बच्चा जो होगा वो थोड़ा सा मंद बुद्धि होगा, जिसको आप लो आईक्यू बोल सकते हैं। ठीक है, और पिजन चेस्ट एंड पॉट बेली, ये चेस्ट जो रहेगा, ये पिजन का चेस्ट होता है, उसी तरीके से चेस्ट तो बड़ा चेस्ट रहेगा और ये बेली पेट जो है आगे की तरफ निकलेगा। मतलब बॉडी में ग्रोथ बहुत कम रहेगा, हाथ पैर एकदम पतले रहेंगे, शरीर कमजोर रहेगा, लेकिन पेट जबरदस्त क्लास रहेगा।
देखिए होता है ना कभी कभी गांव देहात में बच्चे देखते हैं कि उनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है लेकिन ओवरऑल ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। दूसरा है अगली चीज पार्शियली ओपन्ड माउथ, मुंह खुला रहेगा हल्का सा, मुंह बंद नहीं करेंगे। और टंग जो होती है वो बाहर की साइड में लटकाए रहते हैं, ठीक है। टंग जो है जीभ को बाहर निकाले रखेंगे और मुंह को खोले रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग टंग। टंग जो है बाहर की साइड में प्रोट्रूड रहेगी एंड पार्शियली ओपन्ड माउथ, पार्शियली ओपन्ड माउथ। और फिर सिम्टम इसका क्या चीज, अलर्टनेस नहीं होगी। हाँ बच्चा सुस्त रहेगा, मतलब आप बोल सकते हैं ना लेजीनेस, लो बीएमआर। क्योंकि देखिए एक चीज यहाँ पर जान लीजिए कि थायराइड ग्लैंड मेनली बीएमआर को कंट्रोल कराती है, मेन फंक्शन बीएमआर है। बीएमआर घट गया सुस्ती आ जाएगी, ठीक है, कमजोरी आ जाएगा बॉडी में, तो बीएमआर घट जाएगा। एडल्ट में होता है तो उसके लिए मेक्सोडीमा, मतलब अगर किसी के पेरेंट को थायराइड है, बोलते नहीं थायराइड है, फादर को मतलब किसी को थायराइड तो ये वाला होता है, इस कंडीशन में थायराइड है वो ये है। इसका सिम्टम क्या होता है, चेहरा सूज जाता है, ठीक है, फेस क्या हो जाता है सॉलिड, और पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, पफी लाइक अपीयरेंस, पफ की तरीके से। तो हेयर में लोग पफ बनाते हैं ना, तो बॉडी क्या हो जाती है, पफी हो जाती है, सूज जाती है, ठीक है। तो puffy appearance and swollen face, फेस में सूजन आ जाएगी। और क्या होगा, सुस्ती, दिन भर बिस्तर पर पड़े रहेंगे, लो बीएमआर हो जाएगा, ठीक है। और मंद बुद्धि भी हो जाती है, बुद्धि मतलब थोड़ी सी नहीं होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो मेंटल इलनेस हो सकती है, मेंटल रिटार्ड, अगर ये कंटिन्यू हो गया, अगर लगातार ये समस्या बनी हुई है, थायराइड ग्लैंड से हाइपोसेक्रेशन लगातार हो रहा है, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, लास्ट में जाते जाते मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा और लास्ट में सेक्सुअल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। पर्सन क्या है, सेक्सुअली भी फेल हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, सेक्सुअल डिसऑर्डर जनरेट हो जाता है। तो ये हो गया चिल्ड्रन में, जो हो गया एक कंडीशन। तीसरा और है गॉइटर, क्या है गॉइटर। थायराइड ग्लैंड से अगर थायरोसिन कम बन रहा है तो भेगा हो जाता है गॉइटर, ठीक है। तीसरी समस्या होती है गॉइटर। ये गॉइटर कौन सा वाला है, आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर है। गॉइटर दो प्रकार का होता है, एक थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिक्रीशन ज्यादा होने से भी गॉइटर है, गला मोटा हो जाता है। नहीं, एक होता है एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, अगर थायरोक्सिन ज्यादा बन रहा है तो वो दूसरा वाला गॉइटर है, उसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ती तो है बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड काम कम कर रही है तो थायरोक्सिन कम बनेगा, और कम बनेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या सोचती है कि ज़्यादा थायरोक्सिन बनाने के लिए वो ग्लैंड अपने साइज को ही बढ़ा लेती है। बताइए कितना सेक्रीफाइस कर लेती है, वो ग्लैंड अपना साइज ही बढ़ा लेती है ताकि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन ज़्यादा बने। ये सब केस कौन सा पढ़ रहे हैं, हाइपोथायराइडिज्म का। अगर थायरोक्सिन कम बन रहा है तो एक केस ये भी है कि जो भेगा होता है गॉइटर, उसमें थायराइड ग्लैंड अपने साइज को ही बढ़ा लेती है ताकि ज़्यादा थायरोक्सिन थोड़ा सा और ज़्यादा बने, कम बनता है इसलिए साइज का बढ़ जाता है। ये आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर है, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तभी ये हार्मोन भी कम बनता है। तो ये दूसरा वाला गॉइटर हाइपोथायराइडिज्म में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसका पूरा लिख लीजिएगा, ये आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर है, जिसको आप सिंपल गॉइटर बोल सकते हैं, ये साधारण गॉइटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है, इनलार्ज साइज भी बढ़ जाएगी, जिसके लिए टू प्रोड्यूस मोर थायरोक्सिन। तीन ही मेन है इसमें, ठीक
ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपर में फिर वो ग्रेव्स डिजीज वगैरह है। तो बाकी नेक्स्ट टाइम ये थोड़ा सा बचा हुआ है। आज का करीब